माधवी, मुझे लग रहा है कि आज माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो अभी भी सो रही हैं। मेरी ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग है। तुम एक काम करो, प्लीज़ माँ को डॉक्टर को दिखा लाना। माधवी ने कहा। नहीं नहीं रमेश, आज मेरी किटी पार्टी है, मुझे उसमें जाना है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। रमेश। माधवी, माँ से ऊपर क्या किटी पार्टी हो सकती है? माधवी। तो तुम्हारी तो माँ है ना, तो तुम ही कौन से उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हो? मीटिंग का बहाना कर कर मुझ पे ही तो बला टाल रहे हो। रमेश गुस्सा हो गया और बोला, क्या बला? माँ बला है? पिता के स्वर्गवासी हो जाने के बाद से ही माँ को रमेश अपने पास ले आया था। 70 वर्ष की उम्र में माँ उस कस्बे में अकेली कैसे रहती भला? वैसे भी रमेश अपनी माँ को बेहद प्यार करता था। सोचा था माँ साथ रहेगी तो कुछ सेवा वह भी माँ की कर लेगा। अब तक तो माँ ही करती आई है। पर रमेश अपनी पत्नी माधवी के मनोभावों को समझ नहीं पाया था। शहर में नौकरी लग जाने पर रमेश शहर में ही रहने लगा था। शादी हुई तो स्वाभाविक रूप से पत्नी माधवी भी शहर में ही उसके पास रहती थी। माँ और पिताजी दोनों का मन अपने घर छोड़ने का नहीं था, सो वो रमेश के साथ रहने नहीं गए। तीज त्योहार पर आना जाना होता था। अचानक ही हृदयघात के कारण पिताजी का देहांत होने पर रमेश माँ को अपने साथ ले आया। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन रमेश ने महसूस किया कि माधवी माँ को उपेक्षित कर रही है। कई वर्षों से अकेली रहने के कारण शायद उसे अकेले ही रहने की आदत बन गई थी। माँ का अकस्मात आ जाना उसे अपनी स्वच्छंदता में बाधक प्रतीत हो रहा था। माँ के अधिकतर कार्यों का ध्यान रमेश को ही रखना पड़ता। माधवी निर्लिप्त रहती, मानो माँ उसकी कुछ लगती ही ना हो। उस दिन माधवी के अंतर्विचार मुंह पर आ ही गए। जब रमेश ने माँ को डॉक्टर को दिखा लाने के लिए माधवी से बोला तो माधवी कही बैठी कि तुम्हारी तो माँ है, तुम ही डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे हो? माधवी का ये वाक्य और माँ को बला कह देना रमेश को अंदर तक तोड़ गया। रमेश सपने में भी माधवी के इस रूप की कल्पना नहीं कर सकता था, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। रमेश ने अपनी बीमारी का बहाना कर ऑफिस से अवकाश लेकर माँ को डॉक्टर को दिखा ले आया। माधवी की बातों ने रमेश को आत्मकेंद्रित कर दिया था। अपने मन की घुटन को वह न अपनी पत्नी से कह पा रहा था और न ही अपनी माँ से। माँ के कार्यों और देखभाल हेतु रमेश ने एक नौकरानी 24 घंटों के लिए रख दी थी, जिससे उसे माधवी से कुछ कहना ही न पड़े। इससे माधवी और चिढ़ गई। रमेश समझ ही नहीं पा रहा था कि इस स्थिति में कैसे सामंजस्य स्थापित करे। माधवी को कभी कुछ समझाने का प्रयत्न करता भी तो उसे माधवी के व्यंग्य ही सुनने को मिलते। अपनी गृहस्थी के प्रति वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन रोबोट की भांति ही कर रहा था। परिवार में रमेश नितांत अकेला पड़ गया था। माधवी के साथ उसके संबंध मात्र औपचारिक रह गए थे। माधवी रमेश में आए परिवर्तन को समझ तो रही थी, पर घर का वातावरण सामान्य हो जाए इस दिशा में वह कोई प्रयास नहीं कर रही थी। कारण भी स्पष्ट था। माधवी इस तनाव का कारण जानती थी और वह माँ को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ऐसे व्यवहार से रमेश और असामान्य होता जा रहा था। एक दिन कंपनी के काम से रमेश को 3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ गया, जिसे वह टाल नहीं सकता था। नौकरानी को माँ के बारे में पूरी हिदायतें देकर रमेश चला गया। रमेश के जाने के तीसरे दिन ही एक घटना घट गई। किसी कुरियर वाले के कॉल बिल बजने से माधवी ने दरवाज़ा खोला तो कुरियर वाले ने OTP मांगा। मोबाइल अंदर रखा था। उसे लेने जैसे ही माधवी अंदर गई, कुरियर वाला अंदर आ गया और माधवी के मुंह को अपने हाथ से भींच लिया ताकि आवाज़ न निकल सके। माधवी अंदर तक कांप गई। पता नहीं उसे कुरियर वाले के मन में क्या था। घर में धन जेवर की लूट या उसकी इज्जत की लूट, या दोनों। माधवी बेबस थी। नौकरानी भी कुछ सामान लेने बाजार गई थी। बूढ़ी माँ थी घर में बस। बीमार माँ क्या करेगी मदद? इस मुष्टंडे के सामने फिर माँ को तो उसने सदैव ही बोझ समझा था, उनकी उपेक्षा ही की थी। सब कुछ माधवी कुछ ही क्षणों में सोच गई। उधर कुरियर वाला अलमारी की चाबियां मांगने लगा। माधवी ने इशारे से उसे चाबियां देने की सहमति दे दी तथा उससे मुंह से हाथ हटाने की गुहार भी करने लगी। कुरियर वाले ने जैसे ही मुंह से हाथ हटाया, माधवी बोली, देखो, तुम्हें जो लेना है ले लो, पर मुझे हाथ मत लगाना। बहुत ही घृणित मुद्रा में हंसते हुए कुरियर वाला बोला, अरे मैडम, पहले चाबियां तो दो, बाद में सोचेंगे कि और क्या क्या करना है। अपना वाक्य वो पूरा भी नहीं कर पाया था कि एक चीख के साथ अपना सर पकड़कर कुरियर वाला बैठ गया। उसके सिर से खून बह रहा था। बदहवास से माधवी ने जब यह देखा तो वह बाहर की ओर भागी,
लेकिन सामने तो दुर्गा बनी उसकी सासू माँ खड़ी थी। उनके हाथ में एक डंडा था जिससे उन्होंने उस बदमाश के सिर पर वार किया था। अचकचा कर माधवी माँ से चिपट कर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने माधवी के सिर पर हाथ फिराया और बोली, बेटी चिंता मत करना, मैंने मोहल्ले वालों को भी बुला लिया है। पड़ोस से आए व्यक्तियों ने उस बदमाश को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। माधवी आत्मग्लानि से सराबोर थी, पर माँ का कोई उलाहना था ही नहीं। उनकी आंखों में तो बस प्यार भरा था और चेहरे पर था बहू को बचा लेने का जुनून। उस समय उनके लिए बहू की रक्षा करना ही आम था। यह वही बहू थी जिसने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था। रात्रि में जब रमेश अपने टूर से वापस घर आया तो वह आश्चर्य से देखता ही रह गया। माधवी माँ के कमरे में माँ का सिर दबा रही थी और उनकी दवाई के बारे में पूछ रही थी। माँ अपनी उपेक्षा का उत्तर अपनी असीम ममता से दे चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।